प्रधानमंत्री मोदी जी का कुवैत विजिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कुवैत में विजिट किया था और ये था लगभग दिसंबर के लास्ट में 21 से 22 दिसंबर, ठीक है। और याद रखो 21 से 22 दिसंबर में जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका दिन सबसे बड़ा होता है और उत्तरी गोलार्ध का दिन सबसे छोटा होता है। ऐसे याद एक लैंडमार्क डेट है याद रखने के लिए। बात ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें कि प्रधानमंत्री जब से बने हैं मोदी जी, ये उनका पहला विजिट था जब वो कुवैत गए थे, ठीक है? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो फिर अरब के जो हाई नाइट्स हैं, वो कौन है? अमीर शेख फैसल अल अहमद अल ज़वेर अल सबा। तो अंत का याद रखो अल ज़वेर अल सबा, अल ज़वेर अल सबा, ठीक है? अब जब मोदी जी वहाँ पे गए थे तो उन्होंने अटेंड किया था तो ओपनिंग सेरेमनी वहाँ पर चल रहा था 26th अरेबियन गल्फ कप इन कुवैत। 26वां अरेबियन गल्फ कप चल रहा था कहाँ पे? कुवैत में। तो उसके ये गेस्ट ऑफ ऑनर भी हुए थे, ठीक है ना? याद रखिएगा मोदी जी ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, अगर हम बात करें कि कोई भी भारत का कोई भी प्रधानमंत्री 42 वर्षों के बाद कुवैत का विजिट था, याद रखिएगा। कितने वर्षों के बाद? 42 वर्षों के बाद कुवैत का ये विजिट था, ठीक है? अब हम ज़रा देखेंगे मोदी जी को वहाँ पर जो स्टेट ऑफ कुवैत का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मुबारक अल कबीर, इससे भी उनको सम्मानित किया गया, ठीक है? तो पूछ लेगा द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किससे रिलेटेड है, किस देश ने मोदी जी को दिया है? और 4 ऑप्शंस रहेंगे और चारों मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ के ऑप्शंस रहेंगे। तो याद रखना द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। इसके अलावा क्योंकि अब 42 सालों के बाद कुवैत गए थे, तो भारत ने अपनी जो पार्टनरशिप है कुवैत के साथ में उनको रिलेशंस को और मजबूत करके अब दोनों देशों के बीच में इसको हमने एलिवेट किया है अप टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है रणनीति, पार्टनरशिप का मतलब होता है भागीदारी, ठीक है? तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पे अब हमारे रिलेशंस हो गए हैं। इसके अलावा हमने दोनों साइड्स ने मिलकर वेलकम किया है, एक एस्टेब्लिश हुआ था अभी रिसेंटली एक जॉइंट कमीशन ऑन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। तो इंडिया और कुवैत के साथ में एक जॉइंट कमीशन भी एस्टेब्लिश किया गया, जो आपस के दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन करेगा। इसके अलावा हमने डिफेंस के फील्ड में एमओयू साइन किया है। किसके फील्ड में? डिफेंस के फील्ड में। और साथ में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कुवैत में एक मीटिंग चल रही थी उस समय, ठीक है? और उसको होस्ट कर रहा था कौन? कुवैत। अब जो मीटिंग थी वो काहे की थी? वो मीटिंग थी एनहांसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड बिल्डिंग रेजिलिएंट मैकेनिज्म फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी। यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में जो टेररिज्म है उससे कॉम्बैट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए। और साथ में द कुवैत फेस ऑफ द दुशानबे प्रोसेस। तो दुशानबे प्रोसेस ज़रूर याद रखिए, कुवैत फेस से रिलेटेड है। तो इसकी भी भारत ने क्या की है? तारीफ़ करी है। हालाँकि भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है? ये अकेली कुवैत ही में चल रही थी। और वैसे भी इंडिया तो जो टेररिज़्म की पे है अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान से आता है, उसको लेकर इंडिया हमेशा तो इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन कंट्रीज़ हैं, उनसे कहता रहा है कि आप पाकिस्तान को रिस्ट्रेन करिए इस मामले पर। इसके अलावा इससे पहले क्या है, अब हमने रिन्यू कर दिया, याद रखिएगा, हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने रिन्यू किया है। क्या? कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। अब कब से कब तक? 2025 से 2029 तक, अगले 4 सालों तक, यानी कि अगले 5 सालों तक। 25 से स्टार्ट होगा तो 29 तक रहेगा, तो ये 5 ईयर हो जाएँगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि याद रखिएगा ये रिन्यू किया है हमने, स्टार्ट नहीं किया है। इट इज़ अ रिन्यूअल प्रोसेस। इसके साथ में जैसे कि एक हमने एमओयू तो साइन किया है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस कुवैत के साथ में, और दूसरा एमओयू हमारा हमने साइन किया है एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। देखो, डिफेंस का सिर्फ एमओयू है, जबकि यहाँ पर हमने एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम साइन किया है किस फील्ड में? स्पोर्ट्स के फील्ड में 2025 से लेकर 28 साल तक के लिए, ठीक है? और इम्पोर्टेंट सी एक चीज़ आज भी ये रखना है कि यहाँ पे इनॉग्रल या इनॉग्रल का मतलब है पहली बार इंडिया और कुवैत के बीच में इंडिया जीसीसी जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए एट द लेवल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर। तो ये भी पूछ सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर इंडिया जीसीसी की जॉइंट मीटिंग हुई थी? तो आंसर वुड बी यस। और ये इनॉग्रल है, इनॉग्रल का मतलब है ये पहली मीटिंग है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम कुवैत की बात करें तो कुवैत भारत में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका भी हिस्सा है, उसका एक मेंबर है। अब कुवैत की ज़रा लोकेशन ज़रा देख लो आप, कहाँ पर बसता है? ये सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान, ये है आपका कुवैत का एरिया। ये पर्सियन गल्फ है, ये आपका ईरान दिख रहा है, इस साइड से ये इराक से टच हो रहा है, तो दिस इज कुवैत। अब एक चीज आपको याद रखनी ये है कि अगर आप कुवैत की बात करें तो भारत का जो एलएनजी है, लिक्विड नेचुरल गैस है, जो वो 48% कुवैत ही भारत को एक्सपोर्ट करता है। ये फैक्ट भी जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार पीआईबी ने इसको कवर किया था, दैट्स व्हाई हम अब इसे कवर कर रहे हैं। और पीआईबी का जो फैक्ट्स होते हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमने पीएम मोदी का कुवैत विजिट देखा। सेकंड विजिट प्रधानमंत्री
श्रीलंका के प्रधानमंत्री नाम है अनुराग कुमार दिसानायके। ये भारत की यात्रा पर आए थे। और कब आए थे ये? 15 से 17 दिसंबर 2024, मिड दिसंबर में, श्रीलंका दिसंबर में। इसके साथ में इन्होंने इंडिया ने, अब जब आए थे तो भारत ने जब इनको जब श्रीलंका के अंदर क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, तो भारत ने इनको 4 अरब यूएस डॉलर की मदद करी थी। तो उसके लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत को थैंक कहा। और ये सिर्फ इसके लिए थैंक नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी को भारत भूषण, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, भारत, नहीं सॉरी, मित्र भूषण, मित्र भूषण, ये जो हाईएस्ट ऑनर है श्रीलंका के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये मित्र भूषण भी दिया गया। पूछ लेगा क्यों दिया है? क्योंकि भारत ने मदद की थी श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे 4 अरब डॉलर की। बात किन किन चीजों पर हुई है? बात तो हमारी हुई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी पे। मल्टी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन आएगी श्रीलंका से इंडिया की तरफ आएगी, कि कैसे मल्टी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया तक सेंड किए जाएं। और एलएनजी सप्लाई फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से एलएनजी सप्लाई पे। तो यहाँ से क्वेश्चन तो पूछने के बहुत कम चांसेस है, हाँ, लेकिन ये जरूर है। कांके संतराई से नागपत्तनम फेरी सर्विसेज स्टार्ट पहले हुई हो चुकी है, इस पे और इसको और बेटर करने की बात करी गई। कांके संतराई से नागपत्तनम, कांके संतराई श्रीलंका में, नागपत्तनम भारत में है। इसके अलावा रामेश्वरम से तलाई मन्नार, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तलाई मन्नार श्रीलंका में, रामेश्वरम भारत का जो द्वीप है, इसमें फेरी सर्विसेज स्टार्ट करने की बात करी गई है। ठीक है, इसके अलावा शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट 120 मेगावाट का है, इसको इंडिया बना रहा है। तो ये कहा गया कि आप जो सोलर पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, श्रीलंका ने भारत से रिक्वेस्ट किया कि इसमें और तेजी लाई जाए, जिससे कि इसका जो बेनिफिट है हम जल्दी ऑब्टेन कर पाए। तो ओनली यही पूछ रहे कि इसे बताओ, शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट किस देश के भारत किस देश में बना रहा है? तो आंसर होगा सासे शामपुर, सासे श्रीलंका। अगर हम श्रीलंका की बात करें, तो इस बार का जो चेयरमैन है, जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन होता है आयोरा, इस बार का चेयरमैन ही श्रीलंका है। इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आयोरा की बात करें तो आयोरा स्टार्ट हुआ था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है मॉरिशियस में। इसके अलावा भारत ने 2 एमओयू साइन किए श्रीलंका के साथ में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला एमओयू है डबल टैक्सेशन के ऊपर, और दूसरा एमओयू हमारा श्रीलंकन सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग भारत करवाएगा। तो डबल टैक्सेशन और श्रीलंकन सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग की बात कही गई। इसके अलावा यूरेनियन यूपीएन, देखिए सॉरी, यूएस जब सत्ता में, यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए, तो इन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज में पैनिक हुआ और इनको चाहिए एक मार्केट। तो मार्केट के लिए इन्होंने इंडिया विजिट किया। तो पूरा यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन भारत में विजिट किया था, उसको लेकर चर्चा में है। चलो पहले देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो अभी वर्तमान में उसके पास 27 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 27 कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 नवंबर 1993। और हमें याद रखना है कि जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो गया था 1991 में, उसके बाद ये यूरोपियन यूनियन बना है 2 साल के बाद। और किस ट्रीटी के थ्रू? बाय द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि बाय द ट्रीटी ऑफ maastricht ट्रीटी। ठीक है, तो 3 चीजें अभी हमने क्या फैक्ट याद रखना है कि अभी यूरोपियन यूनियन में कितने देश है? 27 देश है। कब स्टार्ट हुआ था? 1 नवंबर 1993 यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद। और कौन सी ट्रीटी के द्वारा? maastricht ट्रीटी के द्वारा। तो 3 चीजें हो गई। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स। एक्चुअली में इसको पढ़ा जाता है ब्रुसेल्स। चलिए देखते हैं। अगर हम थोड़ी-सी बात करें यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री की, तो शुरुआत में ही एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन गया। पहले कोई छोटे ऑर्गेनाइजेशन बने थे, जैसे द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1951 और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957। ये 2 पहले बेसिक फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनकी नींव पर बाद में यूरोपियन यूनियन नाम की एक बिल्डिंग खड़ी होती है इन द ईयर ऑफ 1993, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में बनाया जाएगा। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब देखिए यहाँ से मैपिंग के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो ज़रा हम कवर करते हैं। अब ऐसा है कि कुछ ऐसे नेशन हैं जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसका एफ्टा कहते हैं, उसका भी पार्ट है, और शेंजन मेंबर्स का पार्ट है, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यही पूछेगा कि यूरोपियन यूनियन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो हमने याद किया निल्स से, NILS। एन से नहीं, तो नहीं से निल्स। अब निल्स का एन से जो होगा वर्ड, वो होगा नॉर्वे। आई से होगा आइसलैंड। एल से होगा लिechtenstein। एस से होगा स्विट्जरलैंड। याद रखना ये स्विट्जरलैंड है, स्वीडन नहीं है। और स्विट्जरलैंड ना हमेशा से ही न्यूट्रल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का एकमात्र ऐसा देश यूरोप के अंदर जो न्यूट्रल रहा है, वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बताइए क्या है? बर्न। बर्न, BERN। ठीक है, तो कौन से ऐसे कंट्रीज जो एफ्टा और शेंजन मेंबर्स हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, वो है निल्स। लेकिन कुछ और भी ऐसे कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन के पार्ट्स नहीं हैं।
ठीक है ना। जैसे कि जो माइक्रो हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम बाहर हो चुका, हमें पता है। रसिया भी नहीं है, यूक्रेन नहीं है, और रसिया का एलाई है बेलारूस, ये भी नहीं है, और तुर्की भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो ये भी है ट्यूबर, जिसको याद रख लो ट्यूबर, और वैसे भी ये तो कंट्री आप पहचान जाओगे। लेकिन कुछ माइक्रो स्टेट्स भी हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। माइक्रो स्टेट्स की जैसे बात करें तो एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी, ये जो माइक्रो स्टेट्स हैं ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। देखिए जैसे एंडोरा है, तो ये है एंडोरा, ये लोकेशन है, ये आपका स्पेन, ये है फ्रांस, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके बाद एक वेटिकन सिटी देख लो आप यहाँ पे, सैन मेरिनो यहाँ पर है इटली के ही अंदर, मोनाको यहाँ पे देख लो तटीय प्रदेश है, स्विट्जरलैंड तो है ही नहीं है, और साथ में लिechtenstein यहाँ पे देखो, साथ में ये देख लो यूनाइटेड किंगडम भी इसका पार्ट नहीं है। तो ये बेलारूस, यूक्रेन भी पार्ट नहीं है, आइसलैंड भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। तो हमें कौन कौन से निमोनिक्स याद रखने हैं, निल्स और ये एंड मोना मैरिड एंड वेटिकन सिटी, ये वाला निमोनिक्स भी याद रख सकते हैं, एंड मोना मैरिड एंड वेटिकन सिटी। अब यूरोपियन यूनियन की चीजें हमने ये डिस्कस कर ली हैं। चलिए अब यूरोपियन यूनियन का बजट जो हुआ था वो जरा देखेंगे। हाँ ये है। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला लियन, विजिट किया इन्होंने इंडिया में, कब किया, 27 से 28 फरवरी, यानी कि फरवरी के लास्ट के महीने में। तो इनका यूनियन प्रेसिडेंट भी हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन उन्होंने फाइनलाइज किया एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 2025। तो क्या, ये बताइए क्या हमारा साइन हो गया, या एक क्वेश्चन पूछेगा कि हमने साइन कर दिया, नहीं अभी साइन नहीं किया, सिर्फ फाइनलाइज हुआ है। ठीक है ना, हम फाइनल कर लिया लेकिन अभी साइन नहीं हुआ। हमारा डीप कॉर्पोरेशन हमने बढ़ाया है क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट के ऊपर, वाटर, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा हमने अपना कॉपरेशन इंटेंसिफाई किया है किन किन एरियाज में, क्लीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, ऑफशोर विंड, सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, एविएशन और रेलवेज में। इसके अलावा साथ में हमने बात करी है कि कैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है इसको कैसे इंप्लीमेंट में लाया जाए। अब ये आईएमईसी है क्या भाई, जरा ये देखो भाई, न्यू दिल्ली 2023 में जब ये G20 का समिट हुआ था, हमें भी पता G20 समिट इंडिया ने कब होस्ट किया, 2023 में। उसी समय ये आईमैक जिसको बोलते हैं ये प्रपोज किया गया था। ये स्टेटमेंट ऐसे ही पूछ लेगा कि आईमैक G20 दिल्ली समिट के टाइम पे इनोग्रेट प्रपोज किया गया था, तो आंसर वुड बी यस। आईमैक है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, तो इंडिया से लेके बाया मिडिल ईस्ट और यूरोप तक। तो ये आपका इंडिया है मुंबई, यहाँ से ये मिडिल ईस्ट, यूरोप, ईरान से होते हुए ये जाएगा जो पाइरियस ग्रीस का बंदरगाह यहाँ तक। तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। तो होगा ये कि अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये सी से जाते हुए रेड सी वाया सुएज कैनाल, ये जो रूट है इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। बस यही इंडिया कोशिश कर रहा है। इसके अलावा द सेकंड मीटिंग ऑफ द इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसके साथ में देखो, जो यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड जो कह सकते हैं मिशन है वो भारत को आया था, साथ में इंडिया ने इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की जो मीटिंग है वो भी दिल्ली में संपन्न हो जाती है। अगर बात करें ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ये प्रधानमंत्री जो थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा अप्रैल 2022 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना, और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो ब्रुसेल्स में इनके हेडक्वार्टर्स जहाँ पर है वहीं पर मई 2023 में हो चुकी थी। और ये इंडिया की कौन सी मीटिंग है, याद रखना, ये टेक्नोलॉजी काउंसिल की सेकंड मीटिंग है, सेकंड की फर्स्ट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रधानमंत्री थाईलैंड के सानमुगरत्नम, ये भारत इन्होंने विजिट किया। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो जरा देख लेते हैं। तरुण दास को इन्होंने, अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि ये लैंड कहाँ पे हुए थे, भुवनेश्वर एयरपोर्ट में। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ये लैंड हुए, और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे ही एक न्यू प्लांट सिटी बनाई जाएगी भुवनेश्वर में ही, और किसकी मदद से, प्रधानमंत्री थाईलैंड। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनकी लैंडिंग पूछी जा सकती है, क्यों, क्योंकि भुवनेश्वर में ये शहर बनाएंगे। इसके अलावा इन्होंने तरुण दास को मानद नागरिकता पुरस्कार दिया था, किसको, नाम याद रखना, किसको दिया, तरुण दास को मानद नागरिकता, कहने का मतलब होता है नाम की फॉर्मल सिटीजनशिप। 60 साल भारत और थाईलैंड के रिलेशंस को पूरे हो गए हैं। तो लोगो भी हमने जारी किया। लोगो में क्या था, नेशनल सिंबल्स ऑफ टू कंट्रीज, दोनों देशों के जो झंडे हैं ना, जो फ्लैग्स हैं, इनके कलर्स हैं, और साथ में दोनों के नेशनल फ्लावर्स कौन कौन से हैं, भारत का लोटस, और प्रधानमंत्री इनका थाईलैंड का ऑर्किड। ठीक है, और इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है, काफी ज्यादा ऑर्किड प्रोड्यूस करता है। टोटल कितने एमओयू साइन हुए, तो आंसर वुड बी 8 एमओयू साइन।
तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। आगे देखेंगे विजिट ऑफ इंडोनेशियन प्रधानमंत्री हैं प्रोबो सुबियांटो, इनका 23 से 26 जनवरी के बीच में विजिट रहा। हमें ये भी पता होगा जो 26 ऑफ जनवरी था इंडियन इंडिपेंडेंस डे, वहाँ के ये क्या थे, चीफ गेस्ट भी थे, ठीक है। और एक देखो चीफ गेस्ट थे 76 रिपब्लिक डे के, और ये चौथे इंडोनेशियन पीएम जो चीफ गेस्ट थे। तो इंडिया का फर्स्ट 26 जनवरी 1950 को जो फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया था, उसमें भी सुकार्नो यूएस इस इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही चीफ गेस्ट थे। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे पे भी थे, और 2025 के में पीएम प्रभु सुबियांतो ये चौथे इंडोनेशियन पीएम है जो भारत के चीफ गेस्ट अपॉइंट हुए थे इन फॉर रिपब्लिक डे परेड। इसके अलावा अगर हम देखें तो 352 लोगों की एक टुकड़ी ने एक मार्चिंग बैंड पार्टिसिपेट किया था इंडोनेशिया की 352 आर्म्ड फोर्सेस नंबर लोगों ने किया था, ठीक है। इसके अलावा टास्क ऑन हैदराबाद हाउस, जो बातचीत लोगों के बीच में हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो हैदराबाद हाउस में, यानी कि जो दिल्ली में है 25 जनवरी को। 2025 में इंडिया एशियन ईयर ऑफ टूरिज्म मनाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि 2025 में हम क्या मना रहे हैं, तो हम मना रहे हैं इंडिया एशियन ईयर ऑफ टूरिज्म। 5 एमओयू साइन हुए हमारे बीच में, कौन कौन से, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेकर, आयुष, कोस्टल क्योंकि इंडोनेशिया की कोस्टल एरियाज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और कल्चरल एक्सचेंज को लेकर भी रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए जनवरी के महीने में फरवरी के महीने में 10 से 11 जो फरवरी का टाइम है, प्रधानमंत्री जी ने 2 देशों का विजिट किया, एक पेरिस और पेरिस के बाद ये चले गए थे यूएसए। तो सबसे पहले हम पेरिस का विजिट देखते हैं। ये पेरिस का बजट कब से कब, 10 से 11 फरवरी के बीच में। इन्होंने जब पेरिस का बजट किया तो थर्ड एडिशन जो हो रहा है एआई एक्शन समिट 2025 का, उसमें इन्होंने होस्ट किया उसको, ठीक है। सॉरी, पेरिस होस्ट कर रहा था थर्ड एडिशन ऑफ एआई एक्शन समिट। तो यहाँ पे को चेयर किया इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने को चेयर किया है इस एआई एक्शन समिट को, किसके साथ में मिलकर, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के साथ में मिलकर को चेयर किया है। तो ये कौन सा एडिशन है, इसका थर्ड एडिशन है, ठीक है। अब जो समिट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम समिट की बात करें तो मेजर 5 थीम्स के ऊपर समिट था। सबसे पहला था पब्लिक सर्विस एआई, पब्लिक एआई को हम पब्लिक सर्विस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा, इनोवेशन एंड कल्चर, और ट्रस्ट इन एआई, ये भी इंपॉर्टेंट इश्यू है, एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई, एआई को किस तरीके से हम ग्लोबली लेवल पर गवर्न कर सकते हैं। तो ये 5 मेजर थीम्स के ऊपर ये एआई एक्शन समिट गठित हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों लीडर्स थे, इन्होंने मै मेजार्गस वॉर सेंचुरी में, जो मेजार्गस वॉर सेंचुरी है जो कि मेंटेन किया जाता है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के द्वारा, जो कि कहाँ पर है, मर्सिली में है, मर्सिलिया जिसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने विजिट किया। अब ये जो मर्सिलिया है, यहाँ पे भारत अपना एक न्यू कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया भी ओपन कर रहे हैं। तो ये नाम याद रख लो, मर्सिलिया, मर्सिलिया। अच्छा, मर्सिलिया एक चीज के लिए और विख्यात है, ब्रिटिश उसमें ब्रिटिश काल में जब इनको बीडी सावरकर जी को पकड़ के ला रहे थे भारत, तो ये मर्सिलिया से ही ये क्या हो गए थे, फरार हो गए थे, हालांकि बाद में ब्रिटिश ने उनको पकड़ लिया था। तो ये मर्सिलिया याद रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जिसको आइटर कहते हैं, यहाँ पे भी प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया था। इसके बाद इंडिया जो पेरिस जॉइंट एग्रीमेंट जो साइन पेरिस जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इंक्लूसिव सस्टेनेबल एआई, तो ये जो चल रहा था जो समिट, तो जब समिट सक्सेस कैसे होता, जब एक स्टेटमेंट जॉइंट स्टेटमेंट साइन हो। तो याद रखना यहाँ पे इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एआई के ऊपर ये जॉइंट स्टेटमेंट बना था। टॉपिक मेन क्या था, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एआई। टोटल 57 कंट्री ने साइन किया, इंडिया को मिलाकर 58 कंट्रीज हो जाएगा। इसमें से इंडिया, चाइना, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये सब था। ये सब तो याद रखो, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना है कि 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, एक यूएसए और दूसरा यूके। तो यूएसए और यूके ने इसको साइन नहीं किया, ये दिमाग में रखना, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा पेरिस एआई एक्शन समिट बिल्ड्स ऑन द एआई सेफ्टी समिट हेल्ड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 2023। अब ये जो पेरिस एआई एक्शन समिट है, ये बना किस पे, इसकी फाउंडेशन क्या था, इसका फाउंडेशन था जो 2023 में यूनाइटेड किंगडम में एआई सेफ्टी समिट हेल्ड हुआ था, वो उसकी फाउंडेशन थी, ठीक है। इसके अलावा अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये पेरिस में ये समिट निपटा लिया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, अब जाएंगे कहाँ, यूएस। तो प्रधानमंत्री ने जब ये 10 से 11 फरवरी के बाद 12 फरवरी पे जब ये यूएसए पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिलकर लॉन्च किया एशिया इनिशिएटिव। अब ये एशिया इनिशिएटिव क्या है, इसका पहले फुल फॉर्म जरा देखो। फुल फॉर्म अगर देखोगे तो ऑटोनमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, क्या है, ए से ऑटोनमस, एस से सिस्टम, आई से इंडस्ट्री, ए से अलायंस, तो एशिया बन गया। जनरली ये बात कर रहे हैं कि ऐसे उद्योग, ऐसी फर्म्स जो कि
अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज में काम करती हैं। अब ये अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है क्योंकि मैरीटाइम ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम इस प्रकार की चीजों में डील करती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर करती हैं। तो उनके बीच में डेवलपमेंट हो, को प्रोडक्शन हो, यानी कि दोनों देश साथ मिलकर ये सब टेक्नोलॉजीज पे अब काम करेंगे। ये दोनों देश मिलकर इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज पे जो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज है इन पे मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इसी वजह से बनाया है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि इंडिया एक एस्पेक्ट पे यहाँ पे स्पेशली स्पेशल ट्रीटमेंट दिया यूएसए ने। इंडिया ये पहली कंट्री है इन द वर्ल्ड जिसके साथ में यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री, समझो यूएस को कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है, यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो वर्क करेगी विद ओनली सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज, इस प्रकार की सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो ये एशिया इनिशिएटिव हमें समझ में आया। अब नॉर्मल क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि ये बताओ एशिया इनिशिएटिव किसके साथ में मिलकर इंडिया ने स्टार्ट किया है, तो यूएसए, ए से एशिया, ए से यूएसए। हमें लगेगा कि किसी एशिया कंट्रीज के साथ में होगा। ये पूछ लेगा कि एशिया इनिशिएटिव भारत का आसियान के साथ में है, तो आंसर इज नो, ये किसके साथ में है, यूएसए के साथ में है। साथ में जब प्रधानमंत्री मोदी जी, हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर उनसे मस्क से मिले थे, तो मस्क ने उनको स्टारशिप हीट शील्ड टाइल दिया था कि हम स्टारशिप के जो प्लेन्स वगैरह जो बनाते हैं स्पेसक्राफ्ट वगैरह, उनमें ये हीट शील्ड स्पेशल टाइप की टाइल लगाते हैं जिससे उसका टेम्परेचर मैनेज रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग देयर मीटिंग मस्क प्रेजेंटेड मोदी विद हेक्सागोनल सेरामिक हीट शील्ड। अब ये हेक्सागोनल शेप भी याद रखना, हेक्सागोनल है, दैट हैड बीन यूज्ड इन स्पेस एक्स स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट 5। स्पेस एक्स का स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट 5 हुई थी, उसमें इस स्टारशिप हीट शील्ड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने, अब तो ये तो हमारा यूएसए का जो समिट है, एक मिनट, यस, हाँ, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब वहां पे जाके दिया क्या था, गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या था, तो इन्होंने 3 इंडिया क्लासिक बुक्स लेकर गए थे, ये भी याद रखना जरूरी है। कौन कौन सी, द क्रेस्केंट मून जो कि लेखक कैसे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, द ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन, और पंचतंत्र जो कि पंडित विष्णु शर्मा, और ये पिछले साल चर्चा में रही, यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो 3 बुक्स क्लासिक बुक्स दी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, द क्रेस्केंट बुक बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, द ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन, और पंचतंत्र बाई पंडित विष्णु शर्मा। तो ये हमने बहुत डिटेल से ये प्रधानमंत्री जी के बारे में चीजें कवर की। अब हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने बायलैटरल टॉक्स होल्ड करी कतर के अमीर, जो कतर के अमीर आए थे न्यू दिल्ली में उनके साथ में। अब वो कौन थे, एच शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, तो कतर के कौन है, अल थानी, अमीर ऑफ द स्टेट ऑफ द कतर एट द एयरफोर्स स्टेशन इन पालम, पालम कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी एक 2 दिन के विजिट पर आए थे इंडिया में, और इनके मार्च से ये है सेकंड सिंस मार्च 2015 से इनका ये दूसरा विजिट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, छोड़ सकते हैं आप इसे। अब हम पढ़ेंगे न्यूजीलैंड के जो पीएम आए थे उनके बारे में। न्यूजीलैंड के जो पीएम है, नाम है इनका पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। ये लगभग 17 से 19 मार्च, यानी कि मार्च के महीने में भारत में इन्होंने विजिट किया था, और भारत में इसी समय 10वां रायसीना डायलॉग भी हो रहा था, कब, 17 से 19 मार्च। तो ये इन्होंने 10वां रायसीना डायलॉग में ऐसा चीफ गेस्ट के तौर पे ये रहे, तो इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। रायसीना डायलॉग बहुत एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इन द वर्ल्ड। और इस समय जो थीम थी 2025 के एडिशन की, वो है कालचक्र पीपल पीस एंड पीस। ये देखो संस्कृत जैसा नाम मिलता है तो उससे याद रखेंगे, कालचक्र पीपल पीस एंड प्लानेट। चलिए, अब इंडिया और न्यूजीलैंड ने 5 एग्रीमेंट साइन किए हैं। वो कौन कौन से 5 एग्रीमेंट है जरा देख लीजिए। एक तो डिफेंस कॉपरेशन दोनों के बीच में, फिर हॉर्टिकल्चर बागवानी न्यूजीलैंड में काफी अच्छी होती है, स्पोर्ट्स को लेकर भी, एजुकेशन को लेकर, और फॉरेस्ट्री। तो 2 चीजें तो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पर ही है। तो कितने एमओयू साइन किए इंडिया न्यूजीलैंड से मिलकर, 5। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रधानमंत्री जो न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन अच्छा ठीक है, इनकी तारीख कितनी, 16 से 20 मार्च के बीच में। ठीक है, अब उनका ही फर्स्ट विजिटेड न्यू दिल्ली बियर ही इन्होंने सबसे पहले जो ये न्यू दिल्ली उतरे थे, जहां पर उनको जो मत्स्य, जो हमारे मंत्रालय के मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, इन्होंने इनको क्या किया था, रिसीव किया था। यही पूछ ले कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसीव किया था, नहीं, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया था। इसके अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ पे विजिट किया था, इंडियन नेवल शिप आईएनएस सूरत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो अब आईएनएस सूरत जो है ये एक तरीके का डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस सूरत की एक डिस्ट्रॉयर है। साथ में रॉयल न्यूजीलैंड शिप एचएमएनएस, सॉरी,
एक एक तो आईएनएस सूरज पे इन्होंने विजिट किया था और न्यूजीलैंड की जो शिप थी HMNZS ते कहा। तो ये जो शिप है ये इस समय मुंबई में पोर्ट कॉल कर रही है। पोर्ट कॉल का मतलब होता है राशन पानी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर रुकी हुई है, तो यहाँ पे भी विजिट किया था। तो आईएनएस सूरज और HMNZS ता कहा, तो ता कहा याद रखिएगा। साथ में दोनों कंट्री एग्री हो गए हैं किस चीज के लिए, लॉन्च करेंगे नेगोशिएशन ऑन ए फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट। देखो 2 चीज़ें याद रखो। ये कह रहे हैं कि अब बातचीत का दौर शुरू करेंगे। हुआ नहीं है, क्या नहीं हुआ है? फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट हो नहीं गया, अभी बातचीत शुरू की जाएगी, ठीक है? तो याद रखना, ठीक? क्वेश्चन यही दे देगा कि फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट साइन हो गया? नहीं भाई, अभी तो नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा हाँ, दोनों साइड्स ने एक्सचेंज किया क्या? ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। AEOMRA, ये हम ए उम्रा, ठीक है? तो इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या होगा, जो मूवमेंट है गुड्स का, यानी कि जो सामान भेजा जाता है दोनों देशों के बीच में, वो ईज़ी हो जाएगा और बायलैटरल ट्रेड होगा, उसको बूस्ट मिलेगा। क्या है? इकोनॉमिक जो ऑपरेटर्स हैं, जो सामान बेचते हैं, जो ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं, उनके बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो गई है, एक-दूसरे को हमने मान्यता अब दे दी है, ठीक है? तो ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स जो एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते हैं, उनको मान्यता दी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने वेलकम किया है कि क्यों? क्योंकि इंडिया ने जॉइन कर लिया है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। अब ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स क्या भला है? देखो कंबाइंड मैरीटाइम जो फोर्स है, एक तरीके का मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है, जो कि जनरली फोकस करती है काउंटर स्मगलिंग, काउंटर नारकोटिक्स, सप्रेसिंग पायरेसी ऑन द हाई सीज। जो समुद्रों में जो स्मगलिंग होती है, नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स की तस्करी होती है और लूट-पाट होती है, उनको लेकर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स बनाई गई है। इसको लीड कौन कर रहा है? इसको करता है यूएस नेवी वाइस एडमिरल। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यूएस के नेवी के एडमिरल नहीं, ये वाइस एडमिरल इसको लीड करते हैं, ठीक है? वर्तमान में इसमें 46 कंट्रीज़ हैं, अब भारत ने भी इसको जॉइन कर लिया, किसको? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स को। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने जॉइन किया है, अब इंडिया ने तो कर ली है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जॉइन, तो न्यूजीलैंड भी जॉइन करेगा इंडिया का कोई ना कोई इनिशिएटिव। तो उन्होंने इंडो पैसिफिक ओशियंस का इनिशिएटिव लॉन्च किया है और सीडीआरआई लॉन्च किया है। अब जो तो 2 इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ये दोनों सरकारी भारत सरकार के हैं, कौन-कौन से? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और सीडीआरआई। तो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव तो ठीक है ना? अब हम ये ज़रा देखेंगे तो सीडीआरआई जो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है, ये प्रधानमंत्री जी ने तब 14वां ईस्ट एशियन समिट मीटिंग हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, इसकी स्टार्टिंग उन्होंने तब करी थी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव कब स्टार्ट किया गया था? तो आंसर क्या होगा? 14वां एशियन समिट मीट कब? 2019 में। इसके अलावा अगर हम सीडीआरआई लॉन्च करें तो सीडीआरआई का अगर आपको फुल फॉर्म हो तो वो क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लॉन्च किया था, जब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए में। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, जो इंडो पैसिफिक है तो ये पैसिफिक रीजन से रिलेटेड होगा, तो भाई कोई ना कोई एशियन कंट्रीज में किया जाएगा, तो 14वीं ईस्ट एशियन समिट में किया था। और जबकि सीडीआरआई 2019 में यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था यूएसए में, न्यूयॉर्क में, तब किया था। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। तो आई होप ये हमने डिस्क्राइब किया डिटेल से। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अटेंड किया मॉरिशस का नेशनल डे चीफ गेस्ट के रूप में। प्रधानमंत्री जी गए थे यहाँ से, कब? मॉरिशस का कब होता है? एम से मॉरिशस, एम से 12, कब? 12 मार्च को। एक एक चीज देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये 2 दिन का विजिट था। मॉरिशस ने जो आज़ादी पाई थी वो ब्रिटिश से पाई थी कब? 12 मार्च 1968 में। तो ये आज़ादी का वर्ष भी पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि नेशनल डे के चीफ गेस्ट के रूप में गए, तो हमें भारतीयों को पता होना चाहिए, हमारा क्लोज है, तो 1968 में। इसके अलावा आफ्टर द ईयर 2015, अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी मोदी पहली बार चीफ गेस्ट हो रहे हैं मॉरिशस के, नहीं, ये सेकंड टाइम है जब ये चीफ गेस्ट हो रहे हैं, किसके? मॉरिशस के इंडिपेंडेंस डे के। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी को कन्फर किया गया, उनको प्रदान किया गया, उनको सम्मानित किया गया द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से। कौन से अवार्ड से? द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से, जो कि मॉरिशस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो याद कैसे रहेंगे? द ग्रांड कमांडर से याद रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने होमेज यानी कि श्रद्धांजलि दी, किसको? तो समाधि है किनकी? सर शिबू सगुर रामगुलम, जो कि मॉरिशस के फाउंडर हैं, फाउंडिंग फादर, जैसे हमारे महात्मा गांधी है, तो नाम याद रखना, शिबू सगुर रामगुलम, ठीक है, मॉरिशस। इसके अलावा इन्होंने इनोवेट किया 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, उन्होंने जैसे इनोवेट किया, एक क्या है? सिविल सर्विस कॉलेज और एक एरिया हेल्थ सेंटर, जो कि दोनों इंडिया की ग्रांट से की मदद से बनवाए गए हैं। क्या क्या लॉन्च इनोवेट किया इन्होंने वहां पे?
सिविल सर्विस कॉलेज और एरिया हेल्थ सेंटर। इसके अलावा इंडिया का नेवल शिप है, नाम है इम्फाल। ये पोर्ट लुई पहुंच गया था तक, जो कि कैपिटल है मॉरिशस की, क्या है कैपिटल। तो वहां पर हमारा कौन सा शिप पहुंचा था, आईएनएस इम्फाल। ठीक है, इम्फाल भी एक तरीके से डिस्ट्रॉयर है। इसी ने कहने का मतलब है कि वहां की जो नेशनल डे की सेलिब्रेशन है, भारत के किस शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो आंसर इज इम्फाल ने। इसके अलावा कमीशन, अब जो इम्फाल की बात करें तो इम्फाल क्या है, दिसंबर 2023 में इसको कमीशन किया गया था। ये 15B प्रोजेक्ट के अंदर विशाखापत्तनम क्लास का इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर है। कौन सी क्लास का है, इम्फाल। इम्फाल किसी शहर का नाम है, विशाखापत्तनम भी शहर का नाम है। 15B प्रोजेक्ट के अंदर ये एक इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। इम्फाल रैंक्स अमंगस्ट द लार्जेस्ट एंड मोस्ट टेक्नोलॉजिकली, चलो ये छोड़ो। हाँ, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नवीन राम गूलम। जबकि इनके जो फाउंडिंग फादर थे वो कौन थे, सर शिबू सगुर राम गूलम। इसके अलावा मॉरिशस की बात करें तो एक वोल्केनिक आइलैंड है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ था लगभग 8 मिलियन ईयर्स अगो। हाईएस्ट पीस ऑफ मॉरिशस की अगर हम बात करेंगे तो वो है माउंट पिटोन, लगभग 828 मीटर टॉल है। ठीक है, माउंट पिटोन। इसके अलावा द चीफ वाटर सोर्सेस लेक बकोसास। ये भी याद रखना कि माउंट पिटन तो मॉरिशस में है ही है, लेकिन लेक जो बकोसास है वो भी कहाँ पे है, मॉरिशस में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा मॉरिशस क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करें, अयूरा, और इंडियन ओशियन कमीशन की बात करें, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर मॉरिशस में है। इस बार है क्या कि ये स्टेटमेंट में दे देगा कि दोनों का हेडक्वार्टर मॉरिशस में, तो हमें लगेगा दोनों ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशियन कमीशन, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉरिशस। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 1997 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, और अभी जो चेयर कर रहा है इसको, वो कर रहा है श्रीलंका। इसके अलावा गंगा तालाब, कॉमनली नोन एज ग्रैंड बेसिन, इसे क्रेटर लेक सिचुएटेड इन अ शेड्यूल्ड माउंटेन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सवाने डी। इसके अलावा गंगा तालाब जो हैं, इनको जनरली ग्रैंड बसीन जाना जाता है। क्रेटर लेक है, सिचुएटेड इन अ सेक्लूडेड माउंटेन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सवाने डीप। इसके अलावा इट इज कंसीडर्ड द मोस्ट सेक्रेड हिंदू प्लेस इन मॉरिशस। कौन सी, गंगा तालाब। जैसे गंगा ताल मानते हैं, वैसे ही आप ये मान के चल लो, एक क्रेटर लेक है। क्रेटर मतलब वो जो वोल्केनिक एक्टिविटीज से बन जाती है लेक, वो वाला। ठीक है। इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा परफॉर्म्ड गीत गवाई ड्यूरिंग प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम। जब प्रधानमंत्री गए थे तो गीत गवाई परफॉर्म किया गया था। अब ये गीत गवाई क्या है, एक ट्रेडिशनल भोजपुरी म्यूजिकल एंसेम्बल होता है, बिहारी कल्चर है गीत गवाई, इतना याद रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट किया था महाकुंभ से, के जो संगम से ले गए थे मॉरिशस का जल, किसको, जो मॉरिशस की फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी है उनको। इसके अलावा मखाना भी गिफ्ट किया गया था, और उन्होंने एक बनारसी साड़ी एक सडेली बॉक्स में टू बृंदा गोखोल को गिफ्ट किया था, जो कि मॉरिशन प्रेसिडेंट की वाइफ है। तो क्या क्या गिफ्ट किया था उन्होंने, महाकुंभ का पानी, मखाना, और एक बनारसी साड़ी, और सडेली बॉक्स में बनवाना कर। अब जो सडेली बॉक्स है, ठीक है, ये बनता कहाँ से, गुजरात का जीआई टैग है, जो इंट्रिकेट इनले वर्क होता है जिसमें, जो कि एक ऐसा बॉक्स होता है, एक ऐसा वैनिटी बॉक्स होता है जो बहुत ज्यादा जड़ित होता है, जड़ा हुआ होता है। तो ये चीजें देख ली, 3 चीजें यहाँ पे बनाई गई थी। अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या उन्होंने, देखो, गवई गीत परफॉर्म किया गया था जो कि बिहार का था। ठीक है। इसके अलावा महाकुंभ संगम का जल, मखाना, सडेली बॉक्स में एक साड़ी, ये गिफ्ट की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने फर्स्ट लेडी, जो वाइफ ऑफ मॉरिशस प्रेसिडेंट है। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन। धन्यवाद।